कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने सुना दीपक ने अपनी सूझबूझ के साथ विक्रमादित्य को सपोर्ट करते हुए प्रत्युत्तर में कहा कि जिस धड़ के साथ सारथी का सर है वही चंद्रनयनी का पति होना चाहिए। इस उत्तर को सुनकर रानी लीलावती क्रोधाभिभूत होती हुई उसने जलते हुए दीपक को, जो कि महाराज विक्रमादित्य के सवालों का जवाब दे रहा था, बुझा दिया। महाराज विक्रमादित्य ने रानी लीलावती को प्रेरित करते हुए, उकसाते हुए कह दिया कि यदि आप न्याय करने में सक्षम हो, न्यायमूर्ति हो, न्याय के सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित होकर यदि सही निर्णय नहीं दे सकती हो तो व्यर्थ है। आप जानते हो तो आपको उसका प्रत्युत्तर देना ही होगा। दीपक की बात को खंडन आपको करना है, उसकी बात आपको युक्ति युक्त नहीं लगती है, तो अब जो सच है, जो न्याय संगत है, वह कहिए। सारी प्रजा आपके निर्णय को सुनने के लिए उत्सुक है। क्रोधाभिभूत होते हुए राजकुमारी लीलावती ने कहा कि दीपक मिथ्याभाषी है, वो मिथ्या वचन कह रहा है, वो खुद निर्जीव है, इसलिए निर्जीव शरीर देह का, धड़ का सहारा ले रहा है। अरे सभी जानते हैं, मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। इंद्रियों को संचलित करने वाला यदि कोई है तो हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क सभी को आदेश देता है, निर्देश देता है, धड़ कुछ नहीं। इसलिए जिस धड़ के ऊपर कामदेव का सर है वही चंद्रनयनी का पति होना चाहिए। महाराज विक्रमादित्य रानी की बुद्धिमत्ता के ऊपर अत्यंत संतुष्ट हुए और एक गर्वानुभूति उनको हुई कि राजकुमारी लीलावती कितनी अद्वितीय विदुषी है, कितनी विचक्षणता है, कितनी पारदर्शिता के साथ वो निर्णय करने में सक्षम है। तोता मैना ने जो मुझे सुनाया था और वो सुनकर आज मैं यहां पर आया हूं, मेरा आना सफल हो गया। ऐसी स्त्री को अपनी अर्धांगिनी बनाना, अपनी पत्नी बनाना गर्व की बात होगी, सौभाग्य की बात होगी। महाराज विक्रमादित्य मन ही मन विचार करने लग गए, कल्पना लोक के अंदर डूबने लगे, गोते खाने लगे। एक बात उनके दिमाग में और आई कि राजकुमारी न्यायप्रिय है, अन्याय सहन नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। अतः बाकी के 3 प्रहर ऐसी ही उलझी हुई कहानियां लेकर इन्हें सुनाना होगा और अंत में ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देने होंगे जिसका कि उत्तर देने के लिए राजकुमारी लीलावती अपने आप उद्यत हो जाए, क्योंकि उनको पहले इसमें ही सूत्र मिल गया था। रानी के बारे में वो सब कुछ जान गए। रानी को कैसे सवाल किए जाने चाहिए ये उनके दिलो दिमाग में आ गया। पर अब आगे क्या सुनाऊं, ऐसे कौन सी कहानी सुनाऊं, ऐसी कौन सी कहानी बनाऊं जिससे कि राजकुमारी लीलावती हठात से कुछ बोलने के लिए उद्यत हो जाए। सारी सभा
जो वहां पर उपस्थित थी हर्षानुभूति करने लगी थी कि पहली बार ही सही हमारी राजकुमारी आज बोली तो है। निर्देश दिया गया महामंत्री के द्वारा सहेलियों को। स्नेही सहेलियों ने बजाया ढोल, लीलावती रानी बोली पहला बोल। दोस्तों, राजकुमारी पहला बोल बोल गई। राजकुमारी मनी मन सोचने लगी, मैं क्या करूं? मैं चाहते हुए भी आज मौन नहीं रह सकी, क्योंकि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये पुरुष भी विचक्षण है, अद्भुत है। किस तरह से उलझा हुआ सवाल इसने मुझसे पूछ लिया। और ये दीपक भी, जो कि निर्जीव है, इनके सामने बोलने लगा था। ये क्या पहेली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर सहेलियां मनी मन सोच रही है, आज राजकुमारी यदि चारों बार बोल जाए तो मजा आ जाएगा। राजकुमारी धन्य हो उठेगी इस तरह के पति को प्राप्त कर। मन ही मन सभी सहेलियां और सखियां भी और दासियां भी इसी तरह के अलग अलग विचार कर रहे थे। भगवान ने ऊपर से ये जोड़ी बनाकर भेजी है और आज कुछ ना कुछ चमत्कार होने ही वाला है। किसी के भी आंखों के अंदर झपकी नहीं थी, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। धारा प्रवाह रूप से उनकी भाषा के ऊपर उनका कमांड था। एक एक शब्द कानों के अंदर माधुर्यता का रस घोल रहे थे। रात्रि का द्वितीय प्रहर प्रारंभ होने आया। महाराज विक्रमादित्य ने सोचते सोचते ही एक अच्छी सी कहानी और ढूंढ ली। उन्होंने अपने ही सामने पड़े पुष्पदान, फूलों के गुलदस्ते को संबोधित करते हुए कहा कि हे फूलदान, क्या तुम मेरे से वार्तालाप करना चाहोगे? महाराज विक्रमादित्य को समझने वाले वेताल ने त्वरित फूलदान के अंदर प्रवेश कर लिया था और उन्होंने उत्तर दिया, यह मेरा सौभाग्य होगा। आज तक मैं अपनी खुशबू से, मेरे भीतर जो भी पुष्प आते हैं उनकी महक से संपूर्ण वातावरण को महकाता हूं, सुरभित करता हूं। मेरा यह अहोभाग्य है कि आप जैसे विद्वान व्यक्ति के साथ में मैं रात्रि का द्वितीय प्रहर व्यतीत करना चाहूंगा। सभी आश्चर्यचकित हो गए। पहले दीपक और अब पुष्पदान, पुष्पगुच्छ, पुष्पपात्र, जो इस आगंतुक से, इस अनजान व्यक्ति के सामने बात कर रहा है। ये निर्जीव लोग कैसे बात कर सकते हैं? ये क्या पहेली है? पर राजकुमारी चाहकर भी बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने मौन रहने में ही अपने आप का भला समझा, हित समझा। पुष्पपात्र को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि हे पुष्पपात्र, हे समस्त सुरभि को अपने आगोश के अंदर आबद्ध करने वाले पुष्पगुच्छ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। क्योंकि रात्रि का प्रथम प्रहर तो मेरा दीपक के साथ वार्तालाप करने में व्यतीत हो गया, पर यह द्वितीय प्रहर मैं तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता हूं, आपस में वार्तालाप करते हुए। तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना है, बस मैं जिन सवालों को तुम्हें पूछूं उद्दिष्ट करके उसका जवाब तुम्हें जरूर देना है। क्योंकि राजकुमारी लीलावती और बाकी की सभा मेरे सवालों का जवाब शायद नहीं दे पाए, पर मुझे तुम पर विश्वास है, तुम पर नाज है। क्योंकि समस्त संसार के अंदर, समस्त कायनात के अंदर तुम अपनी खुशबू से उसको सुवासित करते रहते हो। तो इसलिए मैंने तुम्हें
रात का द्वितीय प्रहर का उपयुक्त साथी समझा है और तुमसे वार्तालाप करने की इच्छा रखता हूं। पुष्पगुच्छ गदगद हो उठे। उन्होंने कहा कि मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपके वचनों को सुनूं और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समीचीन उत्तर आपको प्रदत्त करूं। महाराज विक्रमादित्य ने वेताल से कहा कि वेताल सावधान रहना, अपने कर्तव्य का निर्वाह समीचीनतया से करना, तुम्हें याद है ना। वेताल ने अपनी भाषा में, जो कि महाराज विक्रमादित्य सिर्फ और सिर्फ वही सुन सकते हैं, कहा कि महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं सजग हूं, सावधान हूं और आपके मनानुकूल ही कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर हूं। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी बात कहते हुए पुष्पपात्र से कहा कि हे पुष्पपात्र, चंपापुर नामक नगर के अंदर एक क्षत्रिय परिवार रहता था। क्षत्रिय परिवार जो कि अत्यंत संपन्न था। उनका नाम था राजसिंह। उनकी पत्नी थी गंगा। उनका एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। पुत्र का नाम था नारायण सिंह और पुत्री का नाम था सुमति। फिर से आपको कहानी के पात्रों का नाम याद रहे इसलिए एक बार और कहता हूं। चंपापुर नाम के नगर के अंदर जो क्षत्रिय परिवार रहता था, उस परिवार के जो मालिक थे राजसिंह, उनकी पत्नी गंगा, उनका जो पुत्र था नारायण सिंह और पुत्री का नाम था सुमति। राजसिंह, उनका साला भी उनके साथ ही रहता था, अर्थात गंगा का भाई, उसका नाम था श्याम सिंह, उन्हीं के घर में रहता था। सुमति जो उनकी लड़की थी, यौवन के दहलीज के ऊपर उसने अपना कदम रख दिया था, अपना चरण रख दिया था। अद्वितीय सुंदरी, रूप में साक्षात देवांगना लगती थी। दूर दूर से लोग उससे विवाह की कामना करते हुए आते थे, अपना रिश्ता बताते थे, पर वो किसी को पसंद नहीं कर पाती थी, ना उसके घर वाले उनको पसंद कर पाते थे, क्योंकि सुमति के साथ साथ उनका जो ऐश्वर्य था, उनकी संपन्नता थी, वो सभी चीजों को देखते थे। कोई योग्य वर ढूंढने के लिए आखिर इन लोगों ने आपस में मंत्रणा की। राज सिंह ने गंगा, नारायण सिंह और अपने सालक श्याम सिंह को बुलाया और कहा कि अब सुमति यौवन की दहलीज पर पदार्पण कर चुकी है और उसे ज्यादा समय तक कुंवारी रखना ठीक नहीं है। जल्दी से जल्दी उसके लिए कोई योग्य वर हमें ढूंढना चाहिए। चारों ने मन ही मन सोचा, अर्थात राज सिंह जी ने भी, गंगा जी ने भी, नारायण सिंह जो उनका बेटा था उसने भी और श्याम सिंह जो उनका साला था उसने भी, कि हम यथाशीघ्र सुमति के लिए अच्छा सा वर ढूंढ लेंगे। इधर राज सिंह, नारायण सिंह और श्याम सिंह, ये तीनों की तीनों भ्रमण के लिए निकल गए दूसरे दूसरे शहरों में। संयोग था, निमित्त था कि तीनों को बहुत अच्छा वर मिल गया और उन्होंने अपने अनुसार ही वो रिश्ता पक्का कर लिया। अर्थात राज सिंह ने भी, गंगा ने भी और नारायण सिंह ने भी और श्याम सिंह ने भी। गंगा ने तो उसी गांव में रिश्ता तय कर लिया क्योंकि ये तीनों गए हुए थे और उसे वो लड़का बहुत अच्छा लगा। और योग और संयोग देखिए कि सबने 8 दिन के पश्चात ही बसंत पंचमी का मुहूर्त देखकर यह विवाह भी फाइनल कर डाला। सभी घर के अंदर आपस में चर्चा करते दूसरे ही दिन, तो सबको यही लगता कि जो रिश्ता मैं बना के आया हूं, जो रिश्ता मैं फाइनल करके आया हूं, उसी के बारे में बात चल रही है। जबकि
चारों ने चारों जगह अलग अलग रिश्ते कर लिए थे। अब निर्धारित समय के दिन अर्थात बसंत पंचमी के दिन प्रातः काल से ही नगर को अंदर सजाया गया था और बारात के आने की प्रतीक्षा की जा रही थी। अब एक ही नगर में 4 जगह से बारात आ रही है एक ही लड़की के साथ शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए। एक बारात आई, दूसरी आई, लोगों में कुतूहल मच गया। पूछने लगे कि भाई किसके यहां बारात जा रही है? तो कहा कि राज सिंह जी के यहां पे जा रहे हैं हम लोग, उनकी लड़की सुमति के साथ हमारे बेटी की शादी है। लोगों को कुतूहल होने लगा कि ऐसे कैसे संभव है, सुमति तो एक ही है और उसको वरण करने वाले, उसके साथ विवाह करने वाले चार लोग हंसी भी उड़ा रहे थे। किसी एक हितैषी ने आकर राज सिंह जी से कहा कि नगर के अंदर 4 बारात आ गई है। राज सिंह जी, गंगा, नारायण सिंह और श्याम सिंह चारों ने इकट्ठे होकर कहा कि क्या हो गया? आपस में झगड़ा करने लगे। गंगा ने कहा अब व्यर्थ झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, यह हम सबकी गलती है। अब ये सोचो कि अब क्या करना है, बारात तो आ चुकी है और क्षत्रियों की बारात बिना लड़की के विवाह किए बेरंग नहीं लौटेगी। क्षत्रियों का खून खौल उठता है। अब समस्या इतनी गहरी हो गई है कि हमें ही उसका निराकरण करना पड़ेगा। अब हम क्या करें? दुविधा में फंस गए थे चारों की चारों। निर्णय लेने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। दोस्तों, अब आगे क्या होता है? क्या आपस में चारों बाराती लड़भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तलवारें खींच लेते हैं? सुमति का क्या होगा? चंपापुर के अंदर राज सिंह जी की जो प्रतिष्ठा थी, क्या वो दांव पर लग जाएगी? लोग तरह तरह की बातें करेंगे। पुष्पपात्र को महाराज क्या सवाल पूछेंगे? बहुत सारे प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क के अंदर आज उद्भूत होने लग गए हैं। मिलते हैं अगले भाग के अंदर, अगले एपिसोड के अंदर। इसका समीचीन और सही रास्ता क्या निकलता है जानने के लिए आप सभी मेरे साथ उत्सुक हो। बहुत बहुत धन्यवाद।